हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी में एक टॉपिक होता है ह्यूमन इवोल्यूशन का, अर्थात जो वर्तमान मानव को हम देख रहे हैं इसके पीछे की यात्रा आप पढ़ते हैं और ये यात्रा नो डाउट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। परंतु रिसर्चर्स आज भी इसको रिसर्च का विषय बनाकर रखे हैं, जो कि है भी वास्तविकता में कि भाई ह्यूमन एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैला कैसे। अर्थात इस आधुनिक मानव को जो हम देख रहे हैं, जो आज AI को भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, इसके पीछे की यात्रा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जरा देखें कि ये जो मानव है, आप जानते हैं यदि आपने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ा है कि भाई हमारे जो पूर्वज थे, जिनको हम चिंपैंजीज और गोरिल्ला बोलते हैं, ये उतने ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। ये समय के साथ आगे जैसे जैसे बढ़े तो इनका दिमाग विकसित हुआ और विकसित होने तक जैसे जैसे ये होमो सेपियंस तक आते हैं तो भले ही इनका दिमाग का आकार छोटा होता गया हो, परंतु बुद्धिमत्ता बढ़ती गई और उसी बुद्धिमत्ता का परिणाम है कि आज हम वो काम कर रहे हैं जो कभी मानव ने सोचे नहीं थे। इसी यात्रा में आप होमो सेपियंस से पहले होमो निएंडरथल के बारे में पढ़ते हैं, होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, रामापैथिकस, ड्रायोपैथिकस, इन तमाम मानव के पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें अलग अलग क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि भाई किसने औजार बनाए, किसने पहली बार कृषि को जन्म दिया, इन तमाम विषयों के बारे में। परंतु आज का ये टॉपिक इस बात पर आधारित है कि एक्चुअली प्रथम मानव जिसका जन्म माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप में, और ये डेटा इस आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के अकॉर्डिंगली, ये पूरी थ्योरी का नाम है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि प्रथम मानव का जन्म लगभग 2 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था और अफ्रीका महाद्वीप से फिर यह चलते हुए अन्य स्थानों पर अर्थात पूरे विश्व में विस्तृत हुआ। और पूरे विश्व में विस्तृत होने के लिए, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, प्रवास करने के लिए इसने जिस मार्ग का अनुसरण किया वो था तटीय क्षेत्र। अर्थात ये तटीय क्षेत्रों के सहारे चलते हुए पूरे विश्व में फैला था और आज भी इसी थ्योरी को मान्य माना जाता है, अर्थात बहुत हद तक इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसका नाम है आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन, कि हजारों वर्ष पहले अफ्रीका में ये विकसित हुए, फिर तटीय क्षेत्रों के सहारे ये आगे बढ़ते गए और तटीय क्षेत्रों के सहारे भी उस क्षेत्र में जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की कैटेगरी में शामिल है। अब जरा दो थ्योरीज को आपस में मिलाया जाए कि कहीं ना कहीं ये जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन है, ये कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को बहुत हद तक मान्यता दे देती है, क्योंकि इसी थ्योरी में यह प्रमाणित है कि भाई ये मानव अक्सर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सहारे आगे बढ़ा करते थे। इसका मेन कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नो डाउट ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट कंडीशंस को अपने अंदर धारण किए हुए है। अर्थात हम जानते हैं कि यहां पर वर्षा जल की प्राप्ति बहुत अधिक होती है, यहां पर कृषि योग्य गतिविधियां बहुत अधिक हद तक संपन्न होती हैं, यहां पर भोजन की पर्याप्त उपलब्धता है, यहां पर मानव के लिए उचित तापमान मौजूद है और तमाम ऐसी गतिविधियां, तमाम ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां, कंडीशन जो भी एक मानव के लिए जरूरी होती है वो यहां पर मौजूद है। इसको अभी तक मान्यता भी दी जा रही थी और वर्तमान में भी मान्यता दी जा रही है। परंतु द हिंदू में एक आर्टिकल आता है कि भाई एक रिसर्च की जाती है गुजरात वाले एरिया में, अकेले गुजरात नहीं, एक्चुअली गुजरात हमारा और साथ में पाकिस्तान वाला जो मकरान वाला एरिया है, यहां पर एक स्टडी की गई और इन स्टडीज में यह मालूम चला कि यहां पर यदि मान लीजिए तटीय क्षेत्रों के सहारे ये अफ्रीका से चले थे और विश्व के अन्य स्थानों पर फैले थे, तो भाई इन्होंने जीवित रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज तो की होंगी। और यदि इन्होंने एक्टिविटी की होंगी कि भाई आए होंगे, कृषि की होगी, यहां पर अपनी जनसंख्या वृद्धि की होगी, हथियार बनाए होंगे, शिकार किए होंगे और यही सब गतिविधि करते हुए आगे बढ़े होंगे। अब यदि ये गतिविधि करते हुए आगे नहीं भी बढ़े थे तो भाई यदि यहीं पर इनकी डेथ हुई थी तो यहां पर इनके अवशेष, यहां पर इनके जीवाश्म प्राप्त होने चाहिए थे। यह दावा बहुत समय से किया जा रहा था, परंतु अब जो सौराष्ट्र में अध्ययन हुआ है, उस सौराष्ट्र में हुए अध्ययनों में मालूम चला है कि भाई अफ्रीका में ये होमो सेपियंस विकसित हुए, फिर ये दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए गए, यानी कि वही जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी मैंने आपको बताई। परंतु मनुष्यों ने किस मार्ग का अनुसरण किया और यह घटना कब घटित हुई कि इन्होंने प्रवास प्रारंभ किया,
तो ये तटीय फैलाव की जो थ्योरी है, इस पर एक बार विचार कर लेना चाहिए कि क्या ये सही है और क्या ये सही नहीं है, और यदि सही नहीं है तो क्यों। क्योंकि जो पुरातात्विक विभाग है, यहां पर किसी पुरातात्विक साक्ष्य उनको प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के जीवाश्म इन तटीय क्षेत्रों में नहीं मिले हैं, किसी भी प्रकार के प्रमाण यहां पर नहीं मिले हैं। तो जो अन्य रिसर्चर्स हैं या फिर जिन्होंने इस थ्योरी का समर्थन किया था पहले, उनका कहना है कि भाई हम जानते हैं, जैसे हमारा यदि पश्चिमी तटीय क्षेत्र आप देखेंगे तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र वर्तमान में जितना चौड़ा दिखाई दे रहा है, इससे काफी चौड़ा पहले ये था जब प्रायद्वीपीय भारत का विभाजन अफ्रीका महाद्वीप से हुआ था। और फिर बाद में जैसे जैसे ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ा था, तो वैसे वैसे यहां पर जो बल लगा उसने पश्चिमी तटीय क्षेत्र को तोड़ा और ये जल क्षेत्र में समा गया। यानी कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र पहले बहुत ज्यादा चौड़ा था, फिर ये सकरा होता गया। ये आप पढ़ते हैं तटीय मैदानों वाले कॉन्सेप्ट में। तो ऐसा और भी कई स्थानों पर हुआ है, ये साइंटिस्ट का कहना है। और हो सकता है कि वह क्षेत्र जहां पर जीवाश्म मौजूद हो, वह क्षेत्र जलमग्न हो गया हो, समुद्र में समा गया हो, इसलिए हो सकता है कि हमको जीवाश्म ना प्राप्त हो रहे हों। परंतु जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि भाई यदि ये हुआ है, हमने मान लिया, पर पूरे विश्व में ये घटना घटित हो गई और पूरे तटीय क्षेत्रों में कहीं पर भी आपको इन होमो सेपियंस के जो पूर्वज थे उनके जीवाश्म नहीं मिल रहे हैं। अर्थात ये जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन है, इसको चैलेंज किया जा रहा है कि सर ये थ्योरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। और ये जो स्टडी की जा रही है, याद रखिएगा, ये है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर जियो एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी जो कि जर्मनी में है, महाराजा सायाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जो कि बड़ोदरा क्षेत्र में आती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस के वैज्ञानिकों द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, बेसिकली ये जो मैप आप बनाते हैं ना, है ना, इस मैप में यह वाला जो एरिया आता है इसको कहा जाता है सौराष्ट्र प्रदेश। यहां पर यह स्टडी की गई है और ये जो मैं बिंदु यहां पर डिकोड कर रहा हूं, इन बिंदुओं पर कुछ कलाकृतियां मिली हैं और इन कलाकृतियों के अध्ययन के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि भाई जो मानव थे ये जिन औजारों का प्रयोग करते थे, उन औजारों की कलाकृतियां यहां मिली हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है ये तटीय क्षेत्रों की कैटेगरी में नहीं आता। अर्थात यह कहना कि मानव तटीय क्षेत्रों के सहारे आगे बढ़े थे, ये कुछ हद तक नहीं बल्कि काफी हद तक ये गलत है, क्योंकि यही प्रमाण आपको मध्य क्षेत्र तक और साथ में स्थलीय क्षेत्रों पर भी ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और यदि ये तटीय क्षेत्रों में रहते थे तो यहां पर प्रमाण प्राप्त होने थे, ना कि इन स्थलीय क्षेत्रों पर, ना कि इन आंतरिक क्षेत्रों में। क्योंकि इनके इन औजारों के अध्ययन के आधार पर पता चल रहा है कि भाई हो सकता है कि ये जो तटीय फैलाव की थ्योरी है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए काफी हद तक मान्य मानी जाती है, जिसके बारे में वर्ष 2005 में 260 ओरंग असली लोगों के माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का अध्ययन करने पर भी यही दावा किया गया था। इनके अध्ययन से भी यह मालूम चलता था। 2020 में जापान में भी यह अध्ययन किया गया था और इनके अध्ययनों में हमें यह मालूम चला था कि वास्तविकता में इनके आनुवंशिकी संबंधों में बहुत ज्यादा समानता है। अर्थात जापान और ताइवान में यह जो अध्ययन हुए और इनके पूर्वजों में जो समानताएं देखने के लिए मिली, जो डीएनए में और जो जीनोम में समानताएं देखने के लिए मिली, सेम ऐसा झारखंड में भी अध्ययन हुआ था हमारे यहाँ। तो ये जो समानताएं वास्तविकता में देखने के लिए मिल रही थी, इनके आधार पर यह दावा किया जा रहा था कि तटीय क्षेत्रों का ये अनुसरण करते थे। अब झारखंड के अलावा ये जो ओरंग असली लोग हैं, ये और भी कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और बेसिकली उड़ीसा का वह क्षेत्र जो कि तटीय श्रेणी में आता है, यहाँ पर भी कई जीव निवास करते हैं। यहाँ पर भी ओरंग असली जनजातियां निवास करती हैं। ठीक, और इनके अध्ययनों के आधार पर ये जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी थी, इसको समर्थन दिया जा रहा था। परंतु वास्तविकता में हुआ ये कि अब ये जो सौराष्ट्र में अध्ययन हुए हैं, तो पुरातत्व साक्ष्य विभाग जो है ये आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को थोड़ा सा नकार रहा है, इवन नकार नहीं रहा है, असहमत है इससे कि भाई इस पर अभी और अधिक रिसर्च होना चाहिए। अब देखिएगा कि ये जो रिसर्च की जा रही है अभी वर्तमान में, यानी कि जो स्टेटमेंट सामने आया है, ये ऑस्ट्रेलियाई मानव विकास अनुसंधान केंद्र ने जारी किया है और इसने बोला है कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए स्थलीय मार्ग का या फिर अधिक आंतरिक मार्ग का भी अनुसरण करते होंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये केवल और केवल तटीय मार्ग का अनुसरण नहीं करते थे,
हो सकता है भाई करते हों, परंतु ये तटीय मार्गों के साथ साथ आंतरिक मार्गों का अधिक अनुसरण करते थे, क्योंकि जितने भी साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहे हैं वो आंतरिक स्थलों पर प्राप्त हो रहे हैं। और बोला गया कि भाई हो सकता है कि जो साक्ष्य आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो कलाकृतियां आपको प्राप्त हो रही हैं, वो उस समय की ना हो जिस समय की बात आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी करती है, यानी कि 2 लाख वर्ष पहले की, 50,000 वर्ष पहले की, 70,000 वर्ष पहले की। अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार का डेटा है, जैसा कि आप यहाँ पर डेटा भी मेंशन है, इसको भी पढ़ पाएंगे कि कब मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा। तो इनका कहना है कि भाई जब हमने सापेक्ष डेटिंग विधि का प्रयोग किया, यानी कि जब हमको ये प्रमाण मिले, जब ये कलाकृतियां प्राप्त हुई, तो हमने एक विधि का प्रयोग किया जिसको कहा जाता है सापेक्ष डेटिंग विधि। इसमें बोला यह जाता है कि भाई ये औजार कितनी गहराई में आपको प्राप्त हुए हैं, या फिर ये कलाकृतियां कितनी गहराई में प्राप्त हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं और एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता जन्म लेती है, तो आप पाएंगे कि जो मृदा अनाच्छादन है या फिर जो मृदा की प्रोफाइल है ये चेंज होती जाती है, और नीचे पुरानी मृदा और ऊपर नई मृदा का जन्म होते जाता है। ये हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, जहां पर आप पढ़ते हैं मृदा परिच्छेदिका के बारे में। ये चट्टानों के संदर्भ में भी सत्य है और ये विश्व के तमाम स्थानों के लिए सत्य माना जाता है। तो ये इसके द्वारा जो डेट तय की जाती है वो काफी ज्यादा सटीक मानी जाती है, और इसी के आधार पर, इस सापेक्ष डेटिंग विधि के आधार पर जो आयु निकाली गई है इन कलाकृतियों की, यह निकल कर आई है 56,000 से 48,000 वर्ष पूर्व की, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दर्शाती है ह्यूमंस के उस समय से जब ये माइग्रेट कर कर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, यानी कि अफ्रीका को छोड़कर और अफ्रीका के आसपास का वह रीजन जहां पर इनका विकास हुआ उसको छोड़कर ये अन्य स्थानों में प्रवास कर रहे थे। यह वह डेटा है जो कि सौराष्ट्र में पाया गया है, परंतु इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी जो कलाकृतियां हमको प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर भी अलग अलग ईयर निकल कर आए हैं। और ये जो अध्ययन किया गया है ये अजी और बहादुर नदी घाटियों के समीप किया गया है, जो कि यहां पर आपको दिखाई देगी ए और बी। और ये जो औजार पाए गए हैं, यानी कि जिनकी कलाकृति पाई गई है, इनको आपने बार बार बहुत बार देखा है अपने स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में यदि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा होगा तो इनके बारे में अवश्य सुना होगा आपने कि भाई अंगूठे का प्रयोग करा पहले मानव ने, फिर हथियारों को बनाया, पत्थर के कुछ हथियार बनाए, इनकी कलाकृतियां मिली हैं, ठीक है। और इनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, ह्यूमन इवोल्यूशन और माइग्रेशन के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ये कुछ सत्य नहीं है। सत्य है हम मान रहे हैं, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। इसमें अभी भी कुछ रिसर्च करना बाकी है, और यदि यह रिसर्च सफल होती है तो याद रखिएगा कि अभी तक माना जा रहा था कि तटीय क्षेत्रों के सहारे ये ह्यूमन आगे बढ़े, और यदि ये रिसर्च सफल हुई तो फिर एक और चैप्टर ऐड हो सकता है आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी में। तो यदि ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो और इसको यदि आप एक सिलसिलेवार तरीके से लिख लेंगे तो ये करंट का क्वेश्चन आ सकता है, और इसकी पीडीएफ आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें और एक बार इसको शेयर कर दें, और अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे अवश्य दें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।